एजेंसीज और ख़ुसूसन जो पंजाब CTD ने कार्रवाई की लाहौर धमाके को दुनिया के सामने आश्कार करने की, ये कुलभूषण जाधव के बाद दूसरा सबसे बड़ा दहशत गर्दी का नेटवर्क था इंडिया का जो पाकिस्तान में एक्सपोज हुआ है। और इसके साथ साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में भी जो भारत की एक टेररिज्म नेटवर्क था उसको बड़ी कामयाबी से तोड़ा है, और जो भी उसमें लोग मुलव्वस हैं उनको भी हमने काफ़ी हद तक एप्रीहेंड कर लिया है। बलूचिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह से कल ऐलान किया है कि जो नाराज़ बलूचिस्तान के या कॉम्प्रस्ट थे, जो बरह रास्त लिंक्ड नहीं थे हिंदुस्तान के साथ, जो तो हिंदुस्तान के साथ लिंक्ड थे और टेररिज्म में मुलव्वस थे, ज़ाहिर है उनके लिए तो क्राइटेरिया और होगा, लेकिन जो नाराज़ लोग हैं उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बलूचिस्तान जल्द जो है वो अमन का गहवारा बनेगा। कल का जो दौरा था वज़ीर-ए-आज़म साहब का गवादर का, वो इसका एक दफ़ा फिर इस चीज़ का एक एविडेंस है, इसकी शहादत है कि हम CPEC को कितनी अहमियत देते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की आप ये जो गुफ्तगू इस वक्त सुन रहे थे, ये बेसिकली उसी की कंटिन्यूटी थी जो कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गवादर में जब वहाँ पे मनसूबों का आगाज़ किया और इनाग्रेशन की, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर खिताब किया। दो अहम बातें, एक तो ये कि जो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो है यानी PTI की हुकूमत जो है वो अब बलूचिस्तान को 731 अरब के पैकेजेस या मंसूबे देने का उन्होंने ऐलान किया है कि इस पे वो काम करेगी और सिर्फ इस साल 180 अरब के मंसूबों पर काम होगा, यानी इस तरक्याती बजट जो अभी जो बजट है उसका तरक्याती फंड। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कल वज़ीर आज़म ने भी जिक्र किया और बलूचिस्तान की एहसास महरूमी का भी उसको भी एड्रेस किया कि उसकी वजूहात को भी एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि हम अब बलूचिस्तान को खुसूसी अहमियत दे रहे हैं और इसके लिए जो नाराज़ बलोच हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी और उसके लिए होमवर्क भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया या उसमें वर्किंग हो रही है। फवाद चौधरी साहब आज ये बात कर रहे थे। ताहम जिनका बराह रास्त ताल्लुक इंडिया के साथ है या इंडियन नेक्सस जिनका है, उनके साथ डेफिनेटली उनको एप्रीहेंड कर भी लिया गया है, ये भी बताया गया, और उनके साथ किसी किस्म की नरमी नहीं की जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो नाराज़ बलोच है उनसे गुफ्तगू होगी और उनको डायलॉग्स में इंगेज किया जाने की बात की गई है। ज़रा इस पर ज़रा आज खुल के प्रोग्राम करेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इस इशू को लिया जाए। हमने देखा पिछले अदवार में भी बलूचिस्तान पे बात तो की गई लेकिन हासिल कुछ ख़ास चीज़ सामने नहीं आई। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा मिसा इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI की। MNA इस्लाम डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। सेनेटर सरफराज बुगटी साहब, बलोच अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा, अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। आगा हसन बलोच साहब MNA हैं, BNP के इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम आगा हसन साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा सरफराज बुगटी साहब से शुक्रिया शुरू करती हूँ क्योंकि ज़रा वो डायरेक्ट लिंक भी है और उनके साथ पिछले दिनों काफ़ी प्रोग्राम भी हमने कुछ किए थे बलूचिस्तान को लेकर। सरफराज बुगटी साहब, एक तो होता है पैकेजेस जो आपने तरक्याती मंसूबों का अनाउंस कर दिया, वो डेफिनेटली माजरत बड़ी सोर्स होती है कि आप अगर वो एहसास महरूमी जो भी है, जो सेंस ऑफ डिप्रीविएशन है बलूचिस्तान में, उसको दूर करने के लिए, क्योंकि असल में मसले वहाँ पर यही है। सोई गैस का भी जिक्र किया कल वज़ीर आज़म साहब ने कि वहाँ से निकलती है, सबको मिलती है, उन्हीं को नहीं मिलती, तो अब ये नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो असल बात ये भी कि जो नाराज़ बलोच हैं उनसे गुफ्तगू की जाएगी, अनलाइक जिनका नेक्सस है इंडिया के साथ या उसमें वो इन्वॉल्व है। आपके साथ मुझे याद है मैं एक प्रोग्राम कर रही थी, मैंने जब नाराज बलोच का वर्ड यूज किया था, टर्मिनोलॉजी, तो आपने इस पे एतराज किया था कि आप उनको नाराज बलोच कहती हैं, हम उनको दहशतगर्द कहते हैं। आज आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया बीबी, आपका बेहद शुक्रिया। आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे मुझे मौका दिया है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं सामने। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो दौरा गवादर था एक भरपूर दौरा था और जिस तरह उन्होंने बलूचिस्तान की ये जो महरूमी है या बलूचिस्तान की जो अंडर डेवलपमेंट है उस पर जो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जी पॉलिटिशियन तो शायद ये सोचता होगा कि फैसलाबाद डिवीजन के MNA ज़्यादा हैं, अगर सिर्फ इलेक्शन लड़ना है तो फिर फैसलाबाद पे ही तवज्जो दे दी जाए या लाहौर पे या गुजरावाला पे।
और बलूचिस्तान पे कम तवज्जो होगी। जब हम ये इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है या इलेक्शन का दिमाग में रख के सोचते हैं तो फिर इस तरह होता है कि कुछ इलाके महरूम रह जाते हैं। तो जिस तरीके से वो तवज्जो दे रहे हैं और जो साउथ बलूचिस्तान के लिए उन्होंने जो पैकेजेस का ऐलान किया, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान सारे के लिए करने चाहिए और इसको हम अप्रिशिएट और वेलकम करते हैं। अब आप आ जाए असल मुद्दा पे। देखिए, मुझे बड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है हुकूमत के इसमें भी। एक बात तो मैं आपको पहले बता दूं कि बिल्कुल भी मैं नेगोशिएशन के मुखालिफ नहीं हूँ। कोई भी जी शऊर शख्स, कोई भी शऊर रखने वाला शख्स वो नेगोशिएशन को हमेशा वेलकम करेगा और हम भी इस नेगोशिएशन को वेलकम करते हैं। लेकिन उस नेगोशिएशन की जो चीजें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब आप उनको ऑनबोर्ड लेंगे तो अंदर से बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी, जिसमें अब आप ये कह रहे हैं नाराज बलोच, नाराज बलोच। नाराज बलोच वो तो हो सकता है, या कॉम्प्रस, जिस तरह हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, कॉम्प्रस जमातें जितनी भी हैं वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है और वो उनका नाराज होना बिल्कुल वजह है। आप कह सकते हैं कि हमारी कॉम्प्रस जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में है वो नाराज होंगी और उनकी नाराजगी को एड्रेस करना चाहिए, उनसे निगोशिएशन करनी चाहिए। जिन्होंने वायलेंस का रास्ता अख्तियार किया है, जिन्होंने कत्लो गारत किया है, ये काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, और 4000 5000 लोगों की किलिंग्स की हैं इन दहशतगर्दों ने। और अगर आज रियासत उनके पास जाएगी, रियासत अगर जाके माफी मांगने की तलबगार होगी, तो इसका मतलब है रियासत अपनी गलती तस्लीम कर रही है, जबकि मैं समझता हूं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। इस पर बहुत गौर खौस की जरूरत है और इसका जो असर होगा खासतौर पे उन दहशतगर्दों से जिन्होंने फिजिकली लोगों को एलिमिनेट किया है। हम मेरा नहीं ख्याल कि बाहर कोई बैठे हुए ऐसे लोग हैं जिनका लेकिन कहीं ना कहीं तो इनको आपको स्ट्रीम लाइन पे लाना होगा ना। मैं जरा नौशीन आमिर साहब से इस पर ही बात करती हूँ, मैं आपकी तरह दोबारा आऊंगी। उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। वो कहते हैं कि जी एक तो है जो कौम परस्त हैं, लेकिन वो कौम परस्त जो कि इलेक्शन कमीशन में जिनकी पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, जो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो है जिनको वो दहशतगर्द कह रहे हैं और जो वहाँ पर वायलेंस में या जो भी इस किस्म की दहशतगर्दी या टेररिज्म में इस तरह से वो इन्वॉल्व रहे, उनको भी आप लोग मेन स्ट्रीम में लाने का यही एक तरीका है या उनको भी उनके साथ भी डायलॉग करने का प्लान है, उनको भी लेके आएंगे? देखिए जी, बेसिकली मेरा ख्याल है कि खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी से ये बात बताई है कि जिनका नेक्सस इंडिया के साथ लिंक्स मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बलूचिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा नेटवर्क कुछ अर्सा पहले तक फ़ाल था जो कि इंडिया के इशारों पे चल रहा था, और ज़ाहिर है वो इंडिया के ही एजेंट्स थे, और इंडिया ने चाहे वहाँ से लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया या अपने लोगों को वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट किया, जी फंडिंग की। तो बड़ी क्लैरिटी से मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ वो लोग जिनका इंडिया से नेक्सस साबित होगा उन लोगों के लिए गुंजाइश नहीं है हमारे पास, मगर अदरवाइज़ जो भी हैं वो जिस तरह की भी उनकी सिचुएशन होगी, मैं समझती हूँ कि खान साहब हमेशा बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि ये जो भी अगर कोई टेररिस्ट बना भी है अगर किसी वजह से, या अगर उनको कोई डिसएग्रीमेंट गवर्नमेंट से है भी, तो इसलिए कि वहाँ पर बलूचिस्तान के जो हालात थे वो एक अंडर प्रिविलेज्ड एरिया था, पॉवर्टी थी वहाँ पर, एजुकेशन की कमी थी वहाँ पर, तो वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड फील करने की वजह से बाज़ दफ़ा वो लोग रिबेलियस हो जाते हैं, तो उनके लिए तो गुंजाइश शायद खान साहब रखेंगे ज़रूर। मगर अगर कोई मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं उनके साथ जिनका लिंक होगा और जिन्होंने एक्टिविटीज़ की इस किस्म की हैं कि जिसमें डायरेक्टली आपने हमारे दुश्मन को मफाद दिया है, उनके साथ मैं समझती हूँ कि कोई गुंजाइश नहीं, उनके साथ नहीं है। यानी वही वाली बात कि अगर इंडियन नेक्सस कहीं से प्रूव हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है वो पूरी वर्किंग, जब वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब भी कि उसका आगाज हो गया। मैं आगा हसन बलोच साहब की तरफ भी जाती हूँ, लेकिन कल जो वजीर आजम कह रहे थे वो एग्जैक्टली क्या उन्होंने बोला था, वो एक छोटा सा क्लिप है, वो आपको सुनवा देते हैं, तो फिर आगा हसन बलोच साहब से भी इस हवाले से जरा बात करेंगे। अल्लाह ने जब भी हमें मौका दिया तो हम बलूचिस्तान के ऊपर इसलिए तवज्जो देंगे कि बलूचिस्तान जब उठेगा, जब बलूचिस्तान में अमन होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारा भी पाकिस्तान है, हमारी बुनियादी ज़रूरियात का ये पाकिस्तान सोचता है, हमारी मुश्किलों का ये सोचता है, तो तब बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का कि हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। अच्छा, अब तो वो हालात नहीं है। आगा हसन बलोच साहब,
आपका क्या इस पे, आपकी राय क्या है इस हवाले से? आगा हसन बलोच साहब, आवाज आ रही है आपको? नादिया, अगर आप इजाजत दें तो आगा साहब जब तक कनेक्ट होते हैं, मैं हमारी एमएनए साहिबा की एक आध बात का जवाब दे दूं। जी जी प्लीज बुक्टी साहब। देखिए, विदाउट एनी रिबटल, विद ऑल अपॉलॉजीज टू हर, मैं देखिए अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि ये जो सो कॉल्ड इंसर्जेंसी है या जो सो कॉल्ड वायलेंस है बलूचिस्तान में, इसका अंडर डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका बलूचिस्तान की डेप्रीवेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्योरली प्योरली 100% रॉ फंडेड लश्कर थे, जिन्होंने उस वक्त 9/11 के बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन सामने आई, इंटरनेशनल प्लेयर सामने आए और उन्होंने बलूचिस्तान में कत्ल गारत शुरू कर दी और बलूचिस्तान में जो नैरेटिव था वो पॉपुलर हो गया। ये जो अंडर डेवलपमेंट है, ये जस्ट उनको कॉम्प्लीमेंट करता है, और जो इसका काउंटर है वो भी डेवलपमेंट नहीं है। देखिए, आज बार्सिलोना जैसा मुल्क, स्पेन में बार्सिलोना जैसा शहर, वो आज़ादी चाहता है, क्या वो अंडर डेवलप है? और फिर अभी ये आगा हसन साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो आगा हसन साहब के एक कोलीग हैं, हमारे दोस्त हैं एमएनए नोतेजई साहब, वो जिस इलाके से हैं वो हमारे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, जहाँ से हमारे चेयरमैन सेनेट भी हैं। वो भी उतना ही अंडर डेवलप्ड है जितना डेरा बुक्टी है, बल्कि शायद उससे ज्यादा है, क्योंकि डेरा बुक्टी में तो गैस फील्ड्स हैं 4 और फैसिलिटीज हैं, कनेक्टेड है, पंजाब से बड़ा करीब है, सिंध के बड़े बॉर्डर पे है, तो उस तरह सोशल जो अपलिफ्ट है वो बेहतर है शायद उन इलाकों से। वहाँ एक भी फरारी कैंप नहीं है, एक भी दहशतगर्द नहीं है। तो ये बलूचिस्तान को खुदारा इस तरह कंफ्यूज ना करें। और बलूचिस्तान, ये जो आप कह रही थी ना कि फाल थे इंडियंस, थे नहीं बीबी, ये फाल हैं अभी भी। लास्ट 45 डेज में अच्छा, ठीक सिक्योरिटी है, फोर्सेस पे 45 अटैक्स हुए ओके। और कितने लोग शहीद हुए। तो ये उसी तरह फाल हैं, ये इसी तरह फाल रहेंगे, और इनका मेरा नहीं ख्याल कि कोई असर पड़ेगा इन सारी चीजों से। अच्छा चले, अगर आपका ये ख्याल नहीं है तो फिर मैं आपसे प्रोग्राम के आगे चल के आपकी तजावीज़ भी लूंगी कि फिर वहाँ की स्टेबिलिटी को किस तरह से मुमकिन बनाया जाए, या वो जो एहसास महरूमी की हम बात करते हैं और फिर जो वहाँ पे सूरत हाल है उस पर आपके पास उसके लिए क्या तजावीज़ है। लेकिन आगा हसन बलोच साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ओके, आगा हसन बलोच साहब, अब आप बताएगा, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान कल गवादर में थे, उन्होंने दो बात, एक तो पैकेज के हवाले से उन्होंने अनाउंसमेंट की, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो बलूचिस्तान में शुरू किए जाएंगे ताकि वहाँ का एहसास महरूमी भी दूर हो, प्लस कि दीगर सूबों के बराबर भी वो आ सके। उसके अलावा जो नाराज़ बलोचों से गुफ्तगू, उनको डायलॉग पे इंगेज करने वाली बात की कि अनलेस एंड अनटिल उनका नेक्सस किसी इंडियन के साथ हो। सरफराज बुक्टी साहब का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया, नौशीन हामिद साहिबा का भी, आप भी फरमा दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल मौक़िफ़ इख्तियार किया, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जब इनके साथ हम इत्यादि थे तो हमारा मौक़िफ़ पार्टी था, तमाम कोशिश है कि बलूचिस्तान में जो मुक़ावमती अमल है उसको आगे बढ़ाया जाए। और कल इमरान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की, यकीनन एक काबिल सताइश है। अगर ऐसी बात की जा रही है और इसी पर अमल किया जाए, यकीनन बलूचिस्तान में मुक़ावमती अमल शुरू होगा और इसके आलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बलूचिस्तान में जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको बोल दिया जाए और इस मुक़ावमती अमल को आगे बढ़ाया जाए ताकि बलूचिस्तान की जो एहसास महरूमी है, एहसास महसूस है, उसका खात्मा हो सके। और दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रही हो कि जर्मनी पैकेज के हवाले से, जी मैं पिछले 2 दिन कल ग्वादर भी गया था और ग्वादर के जितने भी अजला के मुख्तलिफ जो गाँव गए वहाँ पे गया था। वहाँ अभी तक आप ठीक जाने बेसिक फैसिलिटीज आवाम को नहीं है। पहले तो भी सबसे पहले जो इकदाम किए गए जो आवाम को पानी की फराहमी बनाई जाए, ग्वादर, जींदी, पत्ती और मारा में और दूसरे भी छोटे छोटे गाँव हैं। और दूसरा है कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी तक डेवलप नहीं हो सका, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए पूरी इकदाम किए जाए। तीसरी की बात है महंगी जो इकट्ठा है इनकी बात सुनी जाए कि आया है जो महंगी हजारों सालों से साल से महंगी कर रहे हैं, लेकिन अब नानी सदीना के मुताबिक होते जा रहे हैं।
और उनकी शिकायत है किसी गैर कानूनी साजिश की जा रही है, उनकी शिकायत का अजाना किया जाए और रोका जाए, ताकि अभी तक आप तमाम स्टेक होल्डर्स को फीडबैक के हवाले से समाज ले लोगे, तो जो नाराज बलोच है उनको आप समाज ले लोगे, ऑन बोर्ड लोगे, तो यकीनन इससे मजबूत असर मरतब होंगे। अच्छा, मैं दोबारा आती हूँ आगा साहब, मुझे थोड़ी सी ऑडियो का भी इशू है, हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं। नौशीन आमिर साहबा, एक तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, वो कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है जब ये होगा तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे, मुफाहमत हो, उनको डायलॉग में इंगेज करें। लेकिन जो सरफराज बुगटी वाला पॉइंट है वो भी अपनी जगह पे वैलिड है कि जो इसमें इन्वॉल्व है वो रॉ फंडेड ही हैं और वो है, तो फिर इसमें अगर आप लोगों का होमवर्क इस हवाले से हो गया है तो उसका एंगल क्या है? जी देखें, बिल्कुल फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि हम ये नेक्सस बहुत हद तक ब्रेक करने में कामयाब हो गए हैं और डेफिनेटली हमारे पास इंफॉर्मेशंस होंगी, अगर आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बात बता रहे हैं, और वो नेटवर्क ट्रेस भी हो गए होंगे, उनके सोर्सेज भी पता चल गए होंगे और बहुत हद तक मैं समझती हूँ कि उनका जो दायरा था उसको छोटा कर दिया गया। लेकिन क्या उसमें यहाँ पर ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप रॉ के एजेंट या रॉ फंडेड ग्रुप से आपका या नेक्सस आपका रहा हो, लेकिन अब जो है वो चूंकि वो ब्रेक कर दिए गए हैं तो अब आप उसका पार्ट नहीं है, तो उनको भी इस डायलॉग में शामिल करने की बात। देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि उन लोगों के ऊपर, जब अगर कभी भी कोई वापस आना चाहता है तो मेरा नहीं ख्याल के दरवाजे बंद होंगे गवर्नमेंट के। अगर वो बलोची नेशनल वहाँ के लोकल्स हैं वहाँ के, और अगर वो किसी स्टेज के ऊपर वो समझते हैं कि वो वापस अपने मुल्क की तरफ वापस उनका आता है और वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं और अगर वो सरेंडर करते हैं, तो मैं समझती हूँ क्यों नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल उनको अपॉर्चुनिटी देगी। क्योंकि मैं फिर अपनी उस बात पे स्टिक करूँगी कि ये जो पॉवर्टी होती है और जो एक एहसास महरूमी होता है वो बंदे को दहशतगर्दी की तरफ ले जाता है। जब घर में आपके खाने के लिए कुछ नहीं होता, आपके बच्चे बीमारी से भूख से मर रहे होते हैं, कि बलूचिस्तान का हमें पता है कि वहाँ के क्या हेल्थ इंडिकेटर्स को अगर आप ले लें कि आज सबसे, अगर पूरे पाकिस्तान में 200 माएँ पर लाख मरती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, तो बलूचिस्तान में ये फिगर 800 है कि वहाँ पे 800 माएँ जो हैं वो दौरान ज़चकी जो है उनकी डेथ हो जाती है। अगर आप मेल न्यूट्रिशन पॉवर्टी की वजह है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, कभी इनके हेल्थ के लिए कोई सिस्टम्स डेवलप नहीं हुए। कोयटा का जो सिविल हॉस्पिटल 800 बेडेड शायद है, वहाँ पे ICU मौजूद नहीं है। तो अगर आप सारी चीज़ें देखें तो ये एहसास महरूमी के साथ साथ एक गम गुस्सा भी लोगों में पैदा करता है, जब उनकी बीवियां मरती हैं, उनकी बेटियां मरती हैं, जब उनके बच्चे भूख से वो मेल नरिश होकर वो मौत का शिकार होते हैं। और बाज़ दफ़ा उनकी मजबूरी भी होती है, अगर वो फंड लेते थे कहीं से, तो मैं समझती हूँ कि उनकी मजबूरी भी होती है कि जिनके घरों में जब रोटी नहीं होती, बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते, तो लोग डेफिनेटली टेररिज्म की तरफ जाते हैं। ठीक है सरफराज बुगटी साहब, बात तो उनकी वैलिड है कि अगर आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा या आपको बेसिक जो फैसिलिटीज है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप हथियार उठाने पे अगर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आगे चल के अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं, अगर आप इससे मुतफिक नहीं है, तो साथ में तजावीज भी दीजिएगा कि फिर किस तरह से इनको स्ट्रीम लाइन में लाया जाए, और अगर स्ट्रीम लाइन में नहीं लेकर आना तो फिर क्या करें। दुख हुआ एक पार्लिमानी सेक्रेटरी के, और वो भी हेल्थ की सेक्रेटरी है, राजनपुर के इंडिकेटर्स भी बता देना। तो क्या राजनपुर के लोगों को ये अख्तियार दे दिया जाए, या कश्मीर जो टेल एंड पे सिंध के, क्या उनके लोगों को ये वायलेंस का अख्तियार दे दिया जाए? ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट के पास होता है, और नेशन स्टेट की बिल्डिंग्स में ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि मैं अगर भूखा हूं, मैं जो भी डेवलपमेंट है वो पैरेलल अगर पूरे पाकिस्तान में नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे ये राइट आप दे दें कि मैं बंदूक उठा के कत्ल करना शुरू कर दूं, या राजनपुर और डेरा गाजी खान के लोगों को ये अख्तियार दे दें कि लाहौर में जाके पार्लिमानी सेक्रेटरियों का कत्ल शुरू कर दें। ये नहीं हो सकता है। और जहां तक रही बात डायलॉग की, बिल्कुल आप डायलॉग किसी भी मसले का हल है, लेकिन डायलॉग किसके साथ? अलेक्जेंडर द ग्रेट बनाना है लोगों को ये मैसेज देना है कि स्टेट जो है वो सरेंडर कर रही है। अब फिर ऐसा है तो फिर नाराज तो हमसे क्या आप ये माजरत के साथ क्या आप ये भूल गए हैं कि जिससे तहरीके तालिबान पाकिस्तान थी, तो उससे फिर ये जो उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन हुआ था, इट्स लाइक 2014 में, लेकिन उससे पहले डायलॉग्स के उनके साथ 20 सेशन होते थे। तो उनका अंजाम फिर आपके फौजियों के, आपके मेजरों के सर थे। फिर उसका अंजाम यही हुआ कि जब तक आप डायलॉग कर रहे थे तो वो आपके सरों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। जब तक आप डायलॉग में थे, आज भी उनके साथ डायलॉग कर लेना,
आज भी टीटीपी वालों को वापस ले आए ना, वो क्या मांग रहे हैं आपसे? खास किस्म की दीनी मांग रहे हैं, ये तो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, फिर मुझे भी देवबंदी बनने दें। ये क्या आप ड्यूल माइंडसेट में रहते हैं? आपने जब तक डायलॉग किया है उसका अंजाम तो आपके सामने है। क्या आपने सवात में जब तक डायलॉग किए रखा, वो आपके एसएसजी के लड़के उन्होंने शहीद कर दिए, उन्होंने आपके सरों के साथ फुटबॉल खेल लिया। तो आपने जब एक्शन किया तो उसके रिजल्ट्स आपके सामने आए। वायलेंस का राइट किसी के पास नहीं है। जिसने वायलेंस का रास्ता अख्तियार किए, स्टेट क्राफ्ट को, स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल होना चाहिए और उनको क्रश करना चाहिए। नहीं तो ये आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि अगर कल कला जो लोग आज खुजदार में, बलूचिस्तान में, डेरा बुक्टी में, कोलू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियासत के साथ खड़े होते, कल वो नाराज हो गए, उनका फिर क्या करेंगे? ओ भाई, जो लोग रियासत के अंदर रह रहे हैं वो नाराज हैं, उनको मनाएं। जो रियासत से बाहर हैं, जो इंडियन खाते में हैं, जो वायलेंस कर रहे हैं, वैसे मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब ने बात यही की थी कि जो रॉ फंडेड हैं या फिर उनका इंडिया से किसी किस्म का नेक्सस है, और डेफिनेटली जो वहाँ पे टेररिज्म या वायलेंस कर रहे हैं उनके नेक्सस फिर इंडिया से ही आगे जाके प्रूव भी होते हैं और सामने भी आते हैं, तो उनके साथ डायलॉग्स की बात की भी नहीं गई है। बट एनीवेज मैं अगले जरा डेवलपमेंट पे भी आऊंगी। किससे करना है? देखे नादिया बीबी, प्लीज कंफ्यूज ना करें, पूरी कौम सुन रही है। फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर जो भी दहशतगर्दी या वायलेंस कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो डायरेक्टली इंडिया के साथ उसका नेक्सस है, अदरवाइज उसके अलावा कोई नहीं है। सॉलिड, मेरे पास सॉलिड एविडेंसेस भी मौजूद है एज इंटीरियर मिनिस्टर, मेरे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ओके, ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हैं पूरी कौम को। अच्छा आगा साहब, अब अगर सरफराज बुक्टी साहब के का जो आर्ग्यूमेंट है और अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर इसका हल क्या है? वो जो जिसको आप टेररिस्ट कहें, चाहे आप दराज बलोच कहें, तो फिर क्या एक और ऑपरेशन या उनको क्रश करना या उनको फिर मेन स्ट्रीम में आप किस तरह से अदरवाइज लेकर आएंगे? देखिए जी, क्रैश करना, ऑपरेशन करना, ताकत का इस्तेमाल करना, यकीनन इससे मसले हल नहीं होते हैं। आपने तमाम स्टेक होल्डर से बात करनी है, मुफाहमती अमल शुरू करना है, रिकन्सिलेशन शुरू करना है, हालात को बेहतरी की तरफ ले जाना है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इसमें मुल्क भर का फ़ायदा होगा, बलूचिस्तान में अमन होगा, बलूचिस्तान में खुशहाली आएगी, और अमन और खुशहाली के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, मुफाहमती अमल के ज़रिए हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप देखें बलूचिस्तान में इससे पहले जो हुआ है उसके क्या रिजल्ट निकले हैं, यानी आप इंटरनेशनल जितने भी कंस्पिरेसी है, अगर आप ताकत का इस्तेमाल करोगे उससे वो कंस्पिरेसी में इजाफा होगा। अगर आप टेबल पे बिठा के मुज़ाकरात और मुफाहमती अमल शुरू करोगे तो यकीनन इसके बहुत से मज़बूत रिजल्ट बरामद होंगे और अच्छा इकदाम है, अहसान इकदाम है। हालांकि हमारी इस वक्त हम अपोजिशन में है, लेकिन जो अच्छा इकदाम होगा बलूचिस्तान के वसी तर मुफाद के लिए, इस मुल्क के मुफाद के लिए, हम उसकी हिमायत करते रहेंगे। अभी एक कहना कीजिए मामला को मज़ीद पेचीदा करना, इससे मसला नहीं होगी जी। मसले हल करना है तो मुज़ाकरात, मुफाहमत मज़बूत तरीके से, और आपने एक नरम गोशा रखना है, वो भी क्योंकि रियासत माँ होती है, यानी उसे माँ की ऐसे तरीके से सोचना चाहिए, और वही माँ की जो हमदर्दी है उसी तरीके से सोच फिक्र करके, और उन तमाम जो बैन अवी साजिशें उन्हें नाकाम आप इसी तरीके से बना सकते हो, ताकि ताकत के सारे इस्तेमाल यकीन जाने दुनिया में आप कहीं भी देखें, दुनिया में जितने भी मूवमेंट्स चले हैं उनको, उस बुरानी हालात को, क्राइसिस को आप मुफाहमत के ज़रिए और आपने उस तरीके से हल करनी है जिस तरीके से आप समझ सकते हो कि बेहतरी है। बलूचिस्तान में जितने स्टेक होल्डर्स हैं आप उन्हें बिठाएं, मुज़ाकरात करें, मुफाहमत के अमल को लागे रहे। अगर कोई आपके साथ मज़ीद फिर बात नहीं करता है तो एक अलग बात है, लेकिन आप इखलाकी तौर पे रियासत अपनी जिम्मेदारियाँ तो पूरी करे जी। ठीक है, ये तो ये मुझे इजाजत है, मैं आगा साहब हमारे दोस्त हैं, मैं एक आध कमेंट कर लूँगा, इजाजत हो तो। 2 मिनट दे दें बुक्टी साहब, मैं अभी आती हूँ आपके पास, वापस आ रही हूँ। अच्छा नौशीन साहबा, अब किसी भी इलाके का पीस और डेवलपमेंट, आपस में जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि पीस खुशहाल कौमें या तरक्की याफ्ता कौमें वही होती है ना जहाँ पे अमन होता है। तो
हमने ये अभी तो एक इन्होंने बताया कि जी 731 अरब के मंसूबे शुरू इस हुकूमत ने किए, 180 अरब के सिर्फ इस साल में। लेकिन उससे पहले भी आज रजा रबानी साहब भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने भी आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान शुरू किया था, खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकले, उसकी वजूहत क्या थी। PMLN ने भी कोशिश की, वहाँ पे कौम परस्त उन्होंने बावजूद अपनी जीत के उन्होंने मालिक साहब को, डॉक्टर मालिक को उनको CM बनाया, सनाउल्लाह ज़हरी साहब को बाद में बनाया। वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर पहले इस किस्म के पैकेजेस जो हैं उनका कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं निकला? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि कभी भी जो इससे पहले की हुकूमतें थीं उन्होंने बलूचिस्तान को बेशक कि जिस किस्म के पैकेजेस की आप बात कर रही हैं उन्होंने मे भी इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया था, मगर इसके अंदर एक इंटरेस्ट लेने वाली बात होती है। अगर आप पूरा इन लोगों का उठा के पिछली हुकूमतों का देख लें कि कितनी दफ़ा उन लोगों के जो वज़ीर आज़म थे उन लोगों ने बलूचिस्तान का विज़िट किया, कितनी दफ़ा वो वहाँ गए और उन्होंने ग्राउंड के ऊपर हालात देखे, तो मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ साहब का, जिस तरह कल PM साहब भी कह रहे थे कि हार्डली शायद 2 दफ़ा भी नहीं बलूचिस्तान का विज़िट हुआ होगा, जबकि अगर उनके बाहर के टूर्स देखें तो 70 से ज़्यादा उनके टूर्स थे। तो बात ये कि आपको वहाँ पर जाके एक ओनरशिप का एहसास देना होता है, और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ना सिर्फ वहाँ जाके वो करते हैं, मगर यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे असेंबली में जो हमारे बलूचिस्तान के जो MNAs होते हैं उनके साथ भी उनका बाकायदा रब्ता रहता है, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती हैं, वो उनके पर्सनल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं और बिल्कुल उनके साथ एक हारमनी में होते हैं। तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ता है और वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ एक मुसलसल एक इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इमरान खान साहब बिल्कुल वो समझते हैं कि बलूचिस्तान एक अंडर प्रिविलेज सूबा है और माजी में इसको हुक्मरानों ने निगलेक्ट किया है और उतनी सीरियसली जो है इन इश्यूज़ को नहीं लिया जितना लेना चाहिए था, वरना आज शायद ये हालात ना होते जो कि हम बलूचिस्तान के में देख रहे हैं तरक्की। अब PTI की गवर्नमेंट का फोकस है कि वो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करे और इस तरह से? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, और ये प्रायोरिटी एजेंडा के ऊपर है। और आपको इसका ये भी होगा कि आपने देखा है कि इस अरसे में कितनी दफ़ा वज़ीर आज़म साहब वहाँ गए हैं, कितनी दफ़ा वहाँ के CM साहब यहाँ आए हैं, उनसे मीटिंग्स हुई हैं और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया जाता है और बहुत सीरियसली जो है वो बलूचिस्तान के लिए ये पैकेजेस डेवलप किए गए हैं और इंशाल्लाह ताला इसके रिजल्ट्स भी आपको नजर अच्छा, कल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने भी ये कहा कि पिछली हुकूमतों में या पिछली अदवार में बलूचिस्तान को इतना सीरियस नहीं लिया गया, जिस तरह से अभी नौशीन आमिर साहिबा फरमा रही हैं कि पहले हुक्मरानों ने और जो वज़ीर आज़म साहब ने भी ये बात की थी कि उतने गैर मुल्की विजिट्स उन्होंने किए और बलूचिस्तान वो हार्डली क्या कह रहे थे वज़ीर आज़म साहब, ये मुख्तसर सा क्लिप सुनते हैं, फिर सरफराज बुगटी साहब से बात करेंगे। नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, एक दफ़ा ऑफिशियल ट्रिप, 23 वो प्राइवेट ट्रिप्स करने गया लंदन। तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफ़ा भी नहीं आया और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो 10 गुना ज़्यादा दफ़ा बलूचिस्तान से हैरिट्स में शॉपिंग कर रहा था। और दूसरा आसिफ ज़रदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में एक दफ़ा भी यहाँ नहीं आया होगा, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान उधर नहीं पहुँचा जिधर पहुँचना चाहिए था, क्योंकि वो उनके मकासद और थे। अगर कोई पाकिस्तान का सोचेगा वो ज़रूर बलूचिस्तान का सोचेगा। मेरा ख्याल है ये क्रक्स है कि अगर कोई पाकिस्तान का सोचेगा तो वो ज़रूर बलूचिस्तान का सोचेगा, और अगर आज सरफराज बुगटी साहब ये हुकूमत बलूचिस्तान का सोच रही है तो ठीक है, आपका अपना आर्ग्यूमेंट है, उसको अगर आपको उस पर कुछ ऐड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट अदर देन दैट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो किस किस सेक्टर में, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे फौरी तौर पर इन्वेस्ट करने की, उसकी वहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ये भी आपसे जानना है। देखिए, बात इतनी है कि हम इसको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का जो फोकस है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मामला जो हमारा जो एक इख्तलाफ राय है और इख्तलाफ राय रखने का हमारा हक है, मैं उस पर पहले आ जाता हूँ, फिर उसके बाद फिर आगा साहब से आखिर में एक सवाल छोड़ के, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपस में दोस्त हैं, नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह पर। एक तो मुझे ये बताएं कि 1980 से लेकर 2005 तक बलूचिस्तान बिल्कुल पीसफुल था। अच्छा, उन पीसफुल सालों में बलूचिस्तान में कितनी एक तरक्की हो गई? आप कह रहे हैं कि पीस की वजह से तरक्की नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, रीजन में आप कह रहे हैं कि जी ये डायलॉग रीजन में, हमारी रीजन में जितनी इंसर्जेंसीज हैं, आप श्रीलंकन मॉडल ले लें, आप खालिस्तान का मॉडल ले लें, आप दुबई का मॉडल ले लें, आप ईरानियन मॉडल ले लें, कहाँ पर रीजन में ये वाला मॉडल सक्सेसफुल हुआ है?
अच्छा, फिर हमारे मामलात में जो नाम मजहब के नाम पर दहशतगर्दी थी, उस दहशतगर्दी में कहाँ हमें डायलॉग से सक्सेस मिला है? एक दफा, दो दफा। फिर ये जो कौम परस्ती के नाम पे रियासत एक डायलॉग इससे पहले कर चुकी है। मैं जो मेरा खदशा है, जो मेरा अंदेशा है, वो ये कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। क्या हम खैबर ठीक है, मरी को और ठीक है। उसके मुर्गों को अपने C-130, देखे मुझे आर्गुमेंट कंप्लीट करें प्लीज, क्या हम खैबर मरी को C-130 में लेकर नहीं आए? क्या उसके मुर्गों को लेकर नहीं आए? क्या उन्होंने पाकिस्तान का झंडा पहले दिन नहीं जलाया एयरपोर्ट पे? क्या हम बालाज मरी को लंदन से वापस लेकर नहीं आए? क्या उन्होंने पाकिस्तान BLA की बुनियाद नहीं रखी? क्या हमने अला नजर को गुडविल जस्टर में नहीं छोड़ा? उन्होंने BLF की बुनियाद नहीं रखी। तो हमने ये रियासत में एक दफा नहीं, कई दफा, और रियासत ऐसी सूरतों में माँ का किरदार अदा नहीं करती है, रियासत का किरदार बाप का होता है। और आखिरी सवाल मेरा आगा साहब से सिर्फ ये है कि मैं ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आपको तो बीवी इतनी, माफ कीजिएगा, आप जो हमारी दो खवातीन बहनें, उनको शायद बलूचिस्तान के बारे में इतनी नो हाउ नहीं है। आगा साहब और मैं तो अच्छी तरह जानते हैं। आगा साहब मुझे नाम बता दें। जी ठीक है, हमने जावेद मेंगल साहब से मुज़ाकरात कर लिए, ब्राहिम देव बुख्ती साहब से कर लिए, जामरान मरी से कर लिए, ये वो लोग हैं जो आने के लिए तैयार है, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। अब मुझे बताएंगे क्या बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा इनके आने से? बिल्कुल बलूचिस्तान में अमन नहीं होगा। क्या साउथ में अमन हो जाएगा ब्राहिम देव बुख्ती के आने से? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, एक ग्रुप हो ना, अगर के एक ग्रुप चले हम छोड़ देते हैं, जो लोग रियासत के साथ खड़े रहे भी खैर है, बाकी चीजें हो गई भी खैर है। 4000 लोगों का कत्लो गारत सिर्फ क्वेटा के अंदर हुआ है। कितने पंजाबी डॉक्टर्स और टीचर्स मारे गए, उन लोगों को भी भूल जाते हैं, उनकी फैमिलीज को भूल जाते हैं। रियासत को सिर्फ अख्तियार है अपना राजीनामा करने का, मेरा राजीनामा करने का अख्तियार उनके पास नहीं है। पाकिस्तान की कानून के तहत उनके खिलाफ FIR हुई है। मेरा आगा साहब से सवाल रह गया जी, आगा साहब इसका जवाब दे दें ताकि फिर हम आगे बढ़ जाएं। अगर इनके आने से क्या अमन हो जाएगा बलूचिस्तान में, तो मुझे बता दें। आगा साहब, योर रिस्पांस प्लीज। जी जी जी, देखिए सरफराज भुट्टी साहब मेरे भाई है, दोस्त है, बलोच है, मैं उसको हमेशा कदर और मंजिलत की निगाह से देखता हूँ। इख्तिलाफ राय अपनी जगह। मैं कहने का मकसद ये कि आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप यकीन जाने एक बार फिर आप रियासत तो आप माँ का दर्जा रखती हो, आप अफ़ाम मुत्तफ़ीक़, मुज़ाकरात, गुफ्त शुरीद और सब्र और बर्दाश्त के ज़रिए अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करोगे तो यकीनन इन तमाम मज़बूत चीज़ों पे अमल करोगे, यकीनन बलूचिस्तान में एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ हालात काफ़ी बेहतर होंगे और मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये हमारे बलूचिस्तान के मुफाद में, मुल्क भर के मुफाद में, तमाम बलूचों के मुफाद में, पश्तूनों के मुफाद में, पंजाबियों के मुफाद में, तमाम महकूम इंसानों के मुफाद में कि मुज़ाकरात, मुफाहमत और गुफ्त शनीद का रास्ता अपनाया जाए। इसमें हमारे मुल्क की बका का भी मसला है। जी ओके, मेरा ख्याल है अब हम दीगर कुछ चीज़ों पे चले जाते हैं। डॉक्टर साहबा, एक तो आप पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ भी हैं, उस हवाले से भी आप बता रही हैं कि वहाँ पर जो सेहत के जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, मतलब ये तो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, जिसमें आपका पीने का साफ पानी हो गया, या आपकी सेहत हो गई, आपकी तालीम हो गई, वो मुयसर नहीं है वहाँ पर। सेहत के साथ साथ और कौन से शोबे हैं जिन पे फौरी तौर पे काम करने की ज़रूरत है, या CPEC के हवाले से? जी देखिए जी, बेसिकली तो मैं समझती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है ताकि बलूचिस्तान की रसाई जो है वो आसान हो जाए। बलूचिस्तान के मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा बहुत ही बलूचिस्तान गई हूँ, मगर जो मैंने वहाँ पर देखा है कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने में भी इतनी दुश्वारी पेश आती है कि घंटों का सफ़र होता है। और जब तक आपको रसाई नहीं होगी तो आप ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये लोगों तक नहीं पहुँचा सकते। मैं आपको हेल्थ के हवाले से वैक्सीनेशन का बता रही हूँ, बच्चों की बेसिक वैक्सीनेशन का जो मैंने देखा था वहाँ पे, वो रसाई ही लोगों को भी तो है ना, बलूचिस्तान सूबा बहुत बड़ा है जी, बिल्कुल आबादी कम है, डिफिकल्ट एरियाज है, डिफिकल्ट टेरेन्स हैं और वहाँ पर उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ पे रोजी भी जाएगी, वहाँ पर मजीद जो है रोज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वहाँ पर मुख्तलिफ चाहे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हों, दूसरी चीज़ें, उनकी सारी चीज़ों के मौके मिलेंगे। तो ये तमाम मैं समझती हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, जिसके अंदर ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, नौजवानों को एम्पावर करने के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम है, जिसमें सॉफ्ट लोन्स दिए जा रहे हैं, आसान घरों के मंसूबे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ये इसका पूरा जब एक
बलूचिस्तान में जब इसका दायरा कार फैलेगा तो इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली वहाँ पर खुशहाली भी आएगी, वहाँ पर एजुकेशन आएगी, वहाँ के नौजवानों को मौके मिलेंगे और वहाँ का कल्चर एक चेंज होगा। कभी भी जो है बाय फोर्स जो है या इन चीज़ों के साथ आप चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, आपको इवेंचुअली जो है वो टेबल टॉक करनी पड़ती है और आपको मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, तभी चीज़ें ठीक होती हैं। ठीक है। सरफराज बुगटी साहब, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बलोच कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने ये बात की कि वहाँ पर खुशहाली का सफ़र होगा, वहाँ के हालात की बेहतरी के हवाले से उन्होंने बात की कि फोकस्ड है गवर्नमेंट भी और पूरी कोशिश है कि वहाँ का अमन कायम किया जाए। अ पार्ट ऑफ दैट लाइक योर आर्ग्यूमेंट, आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, किसी न किसी फोरम पे आपकी तजावीज़ को भी यकीनन एड्रेस किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा और फिर उनको सुना भी जाएगा, तो आप ज़रूर वहाँ पर दीजिएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैं डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रही हूँ। जब भी हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो दूसरा वर्ड हमें जहन में आता है सेंस ऑफ डिप्रिविएशन या एहसास महरूमी। तो वो मुझे मेन 2-3 चीज़ें गिनवाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि वो जो एक वैक्यूम है उसको फिल किया जा सके। देखिए, बुनियादी तौर पे तो जब हम तरक्की कहते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट को हम डेवलपमेंट कहते हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। हमारा जो नौजवान है जिसको अपॉर्चुनिटीज अगर मिले तो वो बड़ा ब्राइट पाकिस्तानी हो सकता है। और पाकिस्तान, क्योंकि देखिए पहला स्पेस साइंटिस्ट जो है वो बलोच है और बलूचिस्तान से है, तो दैट मीन्स कि वी हैव पोटेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ज़रूरत है। फिर लोगों के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर स्कैटर्ड जो हमारे आबादियाँ हैं, जो हमारे विलेजेस हैं, वहाँ पर पीने का साफ पानी, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, बलूचिस्तान में अगर जहाँ जहाँ आप डेवलपमेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर लैकिंग नजर आएगी और पहले डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी। तो उस पर फोकस करने की जरूरत है और ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो। तो दैट इज लाइक कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे ये और बेहतरी की तरफ जाए। स्पेशली ये जो पैकेज आया है इसको इन्हांस करना चाहिए टूवर्ड्स नॉट ओनली फॉर साउथ बलूचिस्तान, बल्कि मैं समझता हूँ कि सारे बलूचिस्तान में इस तरह के पैकेजेस जाने चाहिए। और ये 70 अरब 80 अरब रुपए से बलूचिस्तान में डेवलप नहीं होना है। वी आर हाफ ऑफ पाकिस्तान। 731 अरब। सरफराज बुगटी साहब, गुजारिश कर रहा हूँ मैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेसिटी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है सर जी। अब आगे चलें, मेरी एक तजवीज़ है डेवलपमेंट के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान की जितनी मिनरल रिसोर्सेज है, चाहे इसमें ऑयल है, चाहे उसमें गैस है, चाहे उसमें कोल है, चाहे उसमें मार्बल है, व्हाट्सएवर, खास तौर पे बिलखसूस अगर जब ऑयल कंपनीज की आप बात करें तो ऑयल कंपनीज भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, वो आते हैं, इजारादारी उनकी कायम होती है, अरबों रुपए का वो बिजनेस करते हैं और लोकल कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं है। सिमिलरली अगर आप मार्बल देख लें बलूचिस्तान में, कोल देख लें, इंडिविजुअल्स हैं जो करोड़ से अरबपति बनते जा रहे हैं और वो जो कोल माइन वर्कर है वो बेचारा वहीं का वहीं है। ये सारी स्टेट ऑनरशिप होनी चाहिए और स्टेट ऑनरशिप करके ये लोगों की ऑनरशिप में जाने चाहिए, ये पब्लिक पार्टनरशिप में जाने चाहिए, ये इंडिविजुअल्स के पास नहीं रहना चाहिए। जिस दिन आप बलूचिस्तान की ऑयल कंपनीज, बलूचिस्तान की मिनरल्स इंक्लूडिंग मार्बल, जिप्सम, इंक्लूडिंग कोल, व्हाटएवर, अब आप सिर्फ कोल माइंस में देख लें जो हमारी दुखी कोल फील्ड्स हैं, इंडिविजुअल्स अरबों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, आम गरीब पश्तून बेचारा वहीं का वहीं है। मार्बल्स में हमारे जो बड़े साहिबान है, बिजनेसमैन है बलोच, वो अरबपति बनते जा रहे हैं। कॉमन बलोच आज भी सर्दी में ठठरता है, गर्मी में झुलसता है, नंगे सर है, नंगे पैर है। तो ये वो चीजें जो बलूचिस्तान तक जाएं, इस पर अगर सोच विचार हो तो अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान खुद को बड़ा रिच किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी रिसोर्सेज पे चंद लोगों का कब्जा है, अशरफिया का कब्जा है और गरीब बेचारा उसी तरह रुल रहा है जैसा कि वो पहले था। ठीक है। अच्छा आगा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे 2 मिनट और दे दीजिएगा। सरफराज बुगटी साहब, जिस तरह सभी पे नौशीन हामिद साहब से भी जिक्र कर रही थी और सवाल कर रही थी और वज़ीर आज़म साहब ने भी एक छोटा सा कंपैरिजन दिया कि आसिफ जरदारी साहब हार्डली वहाँ पर गए होंगे। उस वक्त तो गए थे जब बलूचिस्तान की हुकूमत की तब्दीली के वक्त PMLN के दौर में, लेकिन अपने दौरे हुकूमत की वो बात कर रहे थे कि उन्होंने 51 दुबई के विज़िट किए, हार्डली उस वक्त बलूचिस्तान का किया, 24 लंदन UK के नवाशी ने किए, एक ऑफिशियल था, अदरवाइज सारे उनके पर्सनल थे। बलूचिस्तान में हार्डली 1 या 2 दफ़ा। तो पिछली हुकूमतों में आगाज़े बलूचिस्तान हुकूक भी हमने देखा पीपल्स पार्टी के दौर में, और जरदारी साहब ने बड़ा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। फिर क्या हुआ, उन प्रोजेक्ट से किस्मत क्यों नहीं बदली? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि हमारे लिए दिस इज नथिंग न्यू। वी हैव बीन लिसनिंग, आगा साहब इसको सेकंड करेंगे, फॉर डिकेड्स कि पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हम कुछ करेंगे।
इस हुकूमत से हमें उम्मीद है, क्योंकि इमरान खान की नीयत से हम वाकिफ हैं। हम ये कहते हैं कि हमें ये उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह अमली इस तौर मुल्क पे की तकदीर बदले। मैं सिर्फ बलूचिस्तान पैकेज के जरिए आगा साहब मैं आ रही हूँ आपकी मामलात तरफ, ही आ रही बेहतरी की तरफ लाए जाए। जी आगा साहब। जी हेलो, जी जी आगा साहब आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी आवाज आ रही है जी। जी आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं जी चाह रहा था कि जितने भी हुक्मरान आए माजी में, उन्होंने दावे भी बड़े किए और वादे भी बड़े किए, माफिया भी मांगी, लेकिन अमली तौर पे उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। आगाज़ यकू के बलूचिस्तान हो या दीगर जितने भी वो बातें हों, वो सिर्फ लफाजी हद तक थी। अभी भी आप यकीन जाने, मैं 2 दिन कबल गया था आपकी जीवनी ग्वादर पसनी, वहाँ अभी तक लोगों को साफ पानी नहीं है। माईगी नानी शबीना के मोहताज बनते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में कोई जी मोटरवे नहीं है। बलूचिस्तान की जो हकीमियत की जो बात की जाती है, वसाइल पर रसाई तक नहीं है। यहाँ पे लोग इन्हीं गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं और दूसरे सूबों के निस्बत बलूचिस्तान बहुत पीछे रह चुका है। अगर वाकई जितने पैकेजेस लाए गए लाए जा रहे हैं उनको इसी तरीके से खर्च किया जाए, लोगों पे सही मानों में करप्शन का शिकार ना हो, अमली तौर पे ग्राउंड में कुछ दिखाई दे, तो यकीनन हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। पहले और दूसरी बात है कि मैं चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में जो हमारे माशी मंडी पे अफगान महाजरीन के एक बहुत बड़ा कब्जा है, तो उन अफगान महाजरीन को भी बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान भेजा जाए ताकि वो अफगानिस्तान की खुशहाली में अपना कंट्रीब्यूशन लगा सके और बलूचिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उन्हें मुज़ाकरात, मुफाहमत, गुफ्त शुनीद के ज़रिए किए जाए। जितने भी पैकेजेस का ऐलान किया गया है उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। बिलखसूस जो ग्वादर, पसनी, जीवली और बलूचिस्तान, सेंट्रल बलूचिस्तान के इलाकों में अमली तौर पर लोगों को रोज़गार दी जाए, सेहत का फैसिलिटीज़ दिया जाए, तालीम दी जाए, अमली तौर पे सड़कें बनाई जाए और बलूचिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट में जितने भी कोटा हैं जॉब्स के, उन्हें जॉब्स पे लगाया जाए। हमारे पार्टी के कायद अख्तर जान मेंगल साहब जब इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो अगर वो होते तो जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा था कौमी सलामती के हवाले से, उस जरूर उसमें शिरकत करते, लेकिन मैं वहाँ पे आया। पार्टी का हमारे जो मौक़िफ़ है हमने, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आगा हसन बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आगा हसन बलोच साहब। यकीनन आपकी जो तजावीज़ है, क्योंकि आपका ताल्लुक बराह रास्त बलूचिस्तान से वो काबिल अमल भी होंगी, और जब बात होगी अगर किसी को कुछ चीज़ों से इख्तिलाफ भी है, हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी भी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तो डेफिनेटली उनको भी सुना जाएगा, उनसे तजावीज़ भी ली जाएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में शामिल होने का। सरफराज बुख्ती साहब का भी शुक्रिया, आगा हसन साहब का भी शुक्रिया। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।